हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक आपको 40 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। हम ये जो 40 क्वेश्चन करा रहे हैं ये मिक्स होंगे, सभी टॉपिक से होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आई होप आप अच्छे से आप इनको सोल्व करोगे एंड समझोगे। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है 81 मल्टीप्लाई 9 प्लस 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, राइट। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो सिंबल लगे हुए हैं आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको चेंज कराया गया है किसी अदर सिंबल में। जैसे फॉर एग्जांपल जो मल्टीप्लाई का साइन है, इसने बोला है कि मल्टीप्लाई मींस डिवाइडेड बाय, मींस मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड लिखना है। देन प्लस मींस माइनस, माइनस 10 माइनस मींस प्लस, प्लस 6 एंड डिवाइड मींस प्लस, प्लस 5। अब ये जो नई इक्वेशन आपकी बनी है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। देखिएगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड। तो 81 डिवाइड बाय 9 माइनस 10 then plus divide plus means minus, minus means multiply, minus means multiply, यहाँ पे multiply है ना कि plus। ओके, then multiply 6 plus 5, then next step क्या होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, multiply। तो 9 minus 60 plus 5। अभी तो 9 और 5 आपका प्लस का है और 60 आपका माइनस का है, तो 14 minus 60 means माइनस 46। तो ये जो इक्वेशन गिवन थी, जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा माइनस 46 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 7 प्लस 7 डिवाइड 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7। अब यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आपको इनको सोल्व करना है। सारे 7 है, कंफ्यूज करने के लिए सारे डिजिट हमने क्या लिख दिए, 7 लिख दिए हैं। लेकिन आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 7 प्लस 7 डिवाइड 7 1 प्लस 7 इनटू 7 माइनस 7, देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन यहां पे करेंगे 7 प्लस 1 प्लस 49 माइनस 7। अब देखिएगा ये सारे प्लस है, तो प्लस के कितने हो गए, 7 प्लस 1 8 प्लस 49 मींस 57 माइनस 7, आंसर इज 50। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको बोर्ड मास वाला पैटर्न अप्लाई करना था, देन आप सोल्व कर दोगे इसको। ओके, नेक्स्ट है x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। इसको हमें बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पावर जब सेम होती है और बेस भी सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपकी, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपका प्लस है और बेस सेम है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 2, राइट। या फिर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो समझिएगा, हमने इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन थी, यहाँ से x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि 2x की पावर 2। बिल्कुल इजी है, आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज किसी को भी नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे भी जो साइन है इनको हमें चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को इसने बोला डिवाइड मींस एडेड टू, 11 प्लस 6, देन माइनस मींस डिवाइड बाय 2, देन प्लस मींस मल्टीप्लाई बाय 5, देन मल्टीप्लाई मींस सब्ट्रैक्ट माइनस 3। ओके, अब ये जो न्यू इक्वेशन हमारी बनी है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। ओके, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, डिवाइड। देन मल्टीप्लाई 11 प्लस 5 इनटू 3 15 माइनस 3, 11 प्लस 15 26, 26 माइनस 3 23 करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिएगा जो कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन है, इनमें आपको एक तो ये टाइप मिलेगी या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर आपको मिलेगा कि जो इक्वेशन गिवन है आपको उस इक्वेशन में a b c d इस टाइप से दिया हुआ है। मान लो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने लिखा होगा 11a 6b 2c 5d 3, और जो क्वेश्चन है उसमें मैं लिख देता कि a डिनोटेड बाय, a डिनोट कर रहा है प्लस को, b डिनोट कर रहा है डिवाइड को,
एंड सी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई और डी डिनोट कर रहा है डिवाइड, राइट। तो मुझे क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे जो अल्फाबेट्स लिखे हैं इन अल्फाबेट्स की जगह ये साइन पुट कर लेते हैं, हमें सोल्व कर देनी है इक्वेशन। 11 यहाँ पे 8 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस 6 डिवाइड बाय 2 c मल्टीप्लाई बाय 5 एंड माइनस 3। देन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम इसको सोल्व करेंगे। 6 डिवाइड बाय 2 3, 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, तो 11 प्लस 15 माइनस 3, 11 प्लस 15 26 माइनस 3, यानी कि 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। मींस आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं टाइप से पूछे जाएंगे, या तो आपको साइन की जगह चेंज कराएगा या फिर कोई अल्फाबेट दे देगा और वहां पे अल्फाबेट की जगह हम कोई साइन पुट करेंगे, या फिर जो थर्ड टाइप है भाई आपको ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से साइन को हम इंटरचेंज करेंगे, तो जो इक्वेशन गिवन है ऑप्शन में वो इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी, राइट। तो बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको मेनली इसमें फोकस करना है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। मोस्टली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो बोर्ड मास अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही कैलकुलेशन कर देना बाय चांस ठीक आ जाता है, बट कोई ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि जो आपने कैलकुलेशन की है विदाउट बोर्ड मास वो राइट आए, राइट। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो वहां पे आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही उनका कैलकुलेशन करनी है, राइट। कुछ क्वेश्चन अभी देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसने बोला इफ येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट एंड व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड वायलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। देखो स्काई का कलर क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा कि नीला आसमान, मीन स्काई का कलर कैसा लेंगे हम, नीला यानी कि ब्लू। देखो जो लॉजिकली जो आंसर आपका बनता है, इसने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, मींस लॉजिकली आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लू, और इसने क्या बोला है ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, तो यहां पे आप आंसर दोगे व्हाइट। क्यों व्हाइट क्यों देना है, क्योंकि इसने बोला है कि ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, यानी कि जहां पे ब्लू होगा ब्लू को क्या कहा गया है, व्हाइट कहा गया है। अब लॉजिकली हमारा जो आंसर बन रहा है कि स्काई का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू होता है, और ब्लू को हमने क्या कहा व्हाइट, तो आंसर होगा आपका व्हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 783 मींस मैंगोज आर गुड, मैंगोज आर गुड, राइट। सेकंड है आपका 657, इसको लिखा 8 गुड फूड, 8 गुड फूड, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है 938 और यहां पे लिखा गया है मैंगोज आर राइट। देखो अब यहां पे आपसे पूछा गया है राइट का कोड, यहां पे आप सभी का कोड बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो स्टेटमेंट गिवन है ये इवन बोथ साइड आपके वर्ड्स में भी हो सकती है, बोथ साइड आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई अदर सिंबल भी यहाँ पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे वर्ड्स में स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा 783 मींस मैंगोज आर गुड, मींस यहाँ पे जो 783 है उनके लिए यहाँ पे इन तीनों में से कोई हर डिजिट के लिए एक अलग कोड होगा, राइट। ऐसे सभी में अब आपको इनके कोड अगर पता करने हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन सर्च करना है। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा यहाँ पे 7 कॉमन है, मींस अब यहाँ पे कोई एक वर्ड ऐसा होगा सेकंड साइड भी जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है गुड, तो 7 इस साइड 7 कॉमन है और इस साइड गुड कॉमन है, मींस 7 का कोड क्या हुआ गुड, यानी कि 7 को किसके लिए यूज किया गया है, गुड के लिए। मींस यहाँ पे भी 7 कॉमन था, यहाँ पे भी गुड कॉमन था, तो जो नंबर यहाँ पे कॉमन है उसके लिए यहाँ पे कॉमन ही कोड मिलेगा गुड, ओके। देन सेकंड और थर्ड में अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देख रहे हैं तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड में जब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास कॉमन है आर, यानी कि 3 का कोड क्या हो गया यहाँ पे आर, राइट। फर्स्ट एंड थर्ड में 8 भी कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में मैंगोज भी कॉमन है। अब देखिएगा दोनों ही फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो यहाँ पे मैंगोज भी आ सकता है, और यहाँ पे 8 का कोड भी क्या हो सकता है आर या मैंगोज,
मींस देखिएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट में 7 8 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट में आपके कॉमन है, और यहाँ पे भी दोनों ही स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, मैंगोज एंड आर। तो इनके लिए कोई भी कोड हो सकता है, आर भी हो सकता है, मैंगोज भी हो सकता है। यहाँ पे डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे कि 3 का आर होगा या 8 का मैंगोज होगा, यहाँ पे दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका बचा है 9, अब यहाँ पे एक ही वर्ड बचा है क्या, राइट, तो 9 का कोड क्या हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी वर्ड का पूछा था कि इस वर्ड के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ आपका, तो इस वर्ड के लिए नंबर यूज हुआ आपका 9, राइट। अदरवाइज यहाँ पे 6 और 5 के लिए अगर पूछा जाता तो यहाँ पे भी आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि 6 और 5 के लिए 8 और फूड में से कोई भी कोड हो सकता है। तो 6 या 5 में से कौन से कोड आएंगे, 8 और फूड। ओके, आई होप ये टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। आपको कंपैरिजन करना है, देन बोथ साइड आप कंपैरिजन करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपसे कोड पूछा जाएगा वो निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इनको फाइंड आउट कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग आई थिंक सबसे इजी टॉपिक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कराया जा रहा है, तो उससे पहले एक एज ए एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना होता है कि क्या लॉजिक उसमें लगा है। एक फिगर बनी है, ट्रायंगल से नहीं बना है, ये स्टार बना है, ये एक फिगर बनी है यहाँ पे, और हमें बताना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। अब ये मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है, जब आपको एनालिटिकल रीजनिंग मैंने कराया था तो वहां पे बताया था कि 2 टाइप के स्टार होते हैं, एक तो ये स्टार होता है, और सेकंड स्टार आपका ये होता है जो 2 ट्रायंगल से हम बनाते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक बताया था आपको कि ये जो स्टार है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 है, सॉरी 10 है, और यहाँ पे ये जो स्टार है जो ट्रायंगल से मिलकर बना है, जो 2 ट्रायंगल को हमने अपोजिट करके मर्ज किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 है। अब इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो कॉर्नर पे कितनी ट्रायंगल्स है, कॉर्नर पे 5 ट्रायंगल्स है, तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 ट्रायंगल्स होंगी। यहाँ पे कॉर्नर पे कितनी ट्रायंगल्स है, 6 ट्रायंगल्स है, तो 6 + 2 8 ट्रायंगल्स होंगी। सॉरी, मींस यहाँ पे ये जो स्टार है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 होंगे। एक सेकंड में आप आंसर टिक कर सकते हो। ये वाला जो स्टार होगा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 होंगे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, और बच्चे इनमें काउंट करने में अगर लग जाओगे तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा कम से कम 3 से 4 मिनट, और हो सकता है कि फिर भी आप काउंट करने में यहाँ पे कुछ गलती कर दो। ओके, तो आपको जो ट्रिक बताई गई है उस ट्रिक से ही आप इनको सोल्व करें, ताकि आप थोड़ा फास्टली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक और हमने रोम्बस शेप में बनाया है, यहां पे भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी स्क्वायर यानी कि कोई भी क्वाड्रेंटल है, और उसमें जितने इंडिपेंडेंट ट्रायंगल है उनका डबल कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रायंगल क्या है, ये वाला आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रायंगल आपने काउंट की 4, तो 4 का डबल कर दो 8, राइट। और कॉर्नर पे ये जो ट्रायंगल्स बनी हुई है 1 2 3 4, इन 4 को ऐड कर दो, टोटल ट्रायंगल्स कितनी होंगी यहाँ पे 12। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 ट्रायंगल्स होंगी। एक और फिगर देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं उनको अगर आप ट्रिक से करने की कोशिश करोगे तो बड़ा इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहां पे आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिएगा स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जहां ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, कट कर रही है, इनको आपको अलग अलग काउंट नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेट लाइन को एक ही काउंट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 14। देखो इस टाइप के फिगर्स में मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास क्वेश्चन है उस पे ओवरराइट करो, मींस
वो एक ही लाइन काउंट होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी 14 हो जाएंगी। ओके, एक और क्वेश्चन आप देखिएगा। ये आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए, इससे पहले एक चीज आप समझिएगा। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि एक ही वर्टेक्स से हम जितनी भी लाइनें ड्रॉ करेंगे तो हम क्या कर देंगे, वहां पे पार्ट्स के में नंबरिंग करेंगे और उनको ऐड करेंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 हो गए। ओके, और अगर एक बेस हमारा कॉमन है और कोई लाइन स्ट्रेट लाइन इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, अपवर्ड भी हम नंबरिंग करके ऐड करेंगे, डाउनवर्ड भी हम नंबरिंग करके ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और जितने बोथ साइड जो मिनिमम पार्ट होंगे उनको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ तो बोथ साइड कितने पार्ट, अपर साइड भी 3 और लोअर साइड भी 3, तो हम क्या करेंगे 6 + 6 + 3। तो सेम यहाँ पे बन रहा है, देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ही वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, 1 + 2 + 3 6, राइट। अभी आपका जो बेस है ये कॉमन है, ये जो लाइन है, जो डायगोनल लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका कॉमन बेस हो गया। और ये जो लाइन है स्ट्रेट दोनों अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। तो मींस बोथ साइड आप चेक करेंगे, यहाँ पे भी अपर साइड में भी 3 पार्ट्स, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स, यानी कि जो कॉमन बेस है यहाँ के अपर साइड भी 3 पार्ट्स है और लोअर साइड भी 3 पार्ट्स है। मींस मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल ऐड होंगे यहाँ पे 3, इन सबको ऐड करेंगे तो 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 हो गई है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप ट्रिक से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो आपका मिरर इमेज का है। ओके, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन। वाटर इमेज और मिरर इमेज में एक सिंपल सा लॉजिक मैंने बता रखा है कि अगर आपको वाटर इमेज बताना है तो जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वर्ड है या कोई फिगर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें टॉप और बॉटम को आप चेंज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी स्विमिंग पूल या किसी भी रिवर के किनारे पे खड़ा होके खुद को पानी में देखने की कोशिश करता हूं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पैर ऊपर की साइड दिखेंगे और आपका हेड डाउन दिखेगा। मींस आपका टॉप और बॉटम चेंज हो गए, राइट। और अगर मैं किसी मिरर इमेज की बात करता हूं, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं या मेरे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, राइट। तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में इस साइड मुझे दिखेगा। मींस मेरी जो इमेज वहां पे बनी हुई है, वहां पे इमेज में पहले कौन सा पार्ट बन रहा है मेरा, जो मेरा इस साइड मिरर के जितना क्लोज है। मींस वहां पे मेरा राइट और लेफ्ट चेंज हो गया। मींस जो मेरे राइट हैंड की पोजीशन है उस पोजीशन पे मेरा लेफ्ट हैंड शो हो रहा है मिरर में। मींस आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में टॉप एंड बॉटम चेंज होगा आपका, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइज, यहां पे लिखा हुआ है आपका राइज। अब इसकी जब हम वाटर इमेज बनाएंगे तो आर आपका डाउनवर्ड आएगा ऐसे, आई एस ई। मींस यहां पे आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन का अगर पता हुआ है तो आप आराम से इसको बना सकते हो। ये जो फिगर मैच कर रही है आपकी, ये ऑप्शन ए में मैच कर रही है, राइट। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे जो मेरी हैंडराइटिंग, जो मेरा लिखने का पैटर्न है वो कुछ और है, यहाँ पे जो प्रिंट हो रखा है वो कुछ और है, राइट। तो वहां पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो मैच कर रहा है राइज का, वो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। मींस आर की जो पोजीशन बनेगी, आर अल्फाबेट जो स्मॉल है उसकी पोजीशन टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगी। अब एस में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ऐसी है एस की इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी। एस की वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होती है, ऐसे ही एन का भी होता है, एन की भी वाटर इमेज और मिरर इमेज आपकी सेम बनती है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स मिक्स भी हो सकते हैं। बी के 5 0 आर पी 6 2। अब यहाँ पे भी आपको वाटर इमेज बतानी है। अब वाटर इमेज बी की इमेज आपकी सेम होती है, के देखने में सेम ही लगता है, बट इसको जो लिखने के पैटर्न पे डिपेंड करता है आपका। 5 0 आर पी 6
और 2, राइट। ये जो इमेज आपकी मैच कर रही है ऑप्शन बी में मैच करेगी, राइट। आपको एक एक अल्फाबेट्स को चेक करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक पूरा लिख दिया और आप जल्दबाजी में इसको गलत कर दो। मैक्सिमम इसमें जो गलती होती है क्या होती है, जैसे बीच में कोई आर लिखा हुआ है, इस आर की इमेज ना बना के हम आर को सीधा लिख देते हैं, या फिर आर की इमेज इस साइड बना देते हैं। मींस इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे मिलेंगे सब ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे चेक करके तभी टिक करना है। मींस ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा इस जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है, इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द XY देन आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो मिरर लगा हुआ है वो बॉटम में लगा हुआ है, RECEIVE रिसीवर। अब यहाँ पे मिरर अगर बॉटम में लगा है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मींस जो जैसा कि आप वोटर इमेज में कर रहे हो सेम यहाँ पे आप अप्लाई करोगे सेम मेथड। मींस टॉप और बॉटम को चेंज कर दोगे, क्योंकि मिरर इमेज में मैंने अभी बताया कि मिरर इमेज में आपका राइट और लेफ्ट चेंज होता है, लेकिन मिरर की पोजीशन तब क्या होती है, वर्टिकल होती है। अब ये मिरर हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मींस हॉरिजॉन्टली आपकी जो आपका जो बनेगा इमेज बनेगी वो जस्ट लाइक वोटर इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे वोटर इमेज की तरह ही हम इसकी इमेज बना देंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी है, सिर्फ V की इमेज चेंज हुई है एंड R की इमेज चेंज हुई है। R और V की ही इमेज चेंज होगी, बाकी सारे अल्फाबेट्स की इमेज सेम रहने वाली है यहाँ पे। मींस आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो भी वर्ड्स आपको गिवन है वेन डायग्राम में, उन वर्ड्स को हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करना है। मींस जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, उन वर्ड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट गैस है। ओके, दोनों ही गैसेस क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट है, लेकिन दोनों कहां पे पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेयर वाला सर्कल होगा वो बड़ा होगा और ये दोनों गैस को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो छोटे सर्कल इसके अंदर होंगे। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। मींस एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैस होती है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ पार्टिकल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। नेक्स्ट है, एक फिगर बनी हुई है, उसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। ट्रायंगल, देन एक बड़ा ट्रायंगल है, ये साइडेड है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो इसकी इमेज बड़ा इजी से आप बना सकते हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी इमेज आपकी सेम ही बनेगी, और ये जो साइडेड ट्रायंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, वोटर इमेज आपको बतानी है। यहाँ पे सर्कल, ये वाला पार्ट आपका एक फिगर है, यहाँ पे वोटर है, वोटर इमेज आपको बतानी है, तो इसका टॉप और बॉटम हम चेंज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे सर्कल आएगा, सर्कल के पास यहाँ पे ये आपका एक, ऐसे क्वेश्चनों में आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान से अगर इसको सोल्व करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। इस टाइप से आपकी फिगर बनेगी, राइट। क्योंकि आपने देखना है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर, ये सर्कल कहां पे आएगा, वोटर से ये जो लाइन है इससे बाहर की साइड है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो बॉटम में है ये हम पहले बनाएंगे और ये वाले ऑब्जेक्ट को बाद में बनाएंगे, राइट। इसका सिर्फ टॉप और बॉटम हमने चेंज किया है और यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट डॉट सिचुएशन के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक फिगर दी हुई है, स्क्वायर, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है एंड सर्कल है, और जो डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा है स्क्वायर एंड ट्रायंगल। मींस
डॉट सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि जो भी फिगर जो डॉट लगा है वो जिस सिचुएशन पे लगा है, अब डॉट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, मींस अब हमें देखना है ये जो पार्ट है ये कौन सी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो डॉट वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर को एंड ट्रायंगल को, मींस ये सर्कल से तो बाहर है ये वाला डॉट, मींस हमें ऑप्शन में भी वही फिगर सिलेक्ट करनी है जहां पे ऐसा पार्ट हो जो ओनली ट्रायंगल और स्क्वायर का हो। तो जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं एक फिगर है ट्रायंगल, यहां पे स्क्वायर देन सर्कल। अब यहां पे आप ये डॉट यहां पे इजीली लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका स्क्वायर और ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहां पे जो पार्ट था वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो डॉट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, ये डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा था ट्रायंगल एंड स्क्वायर। देन यहां पे भी जो डॉट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, राइट। एक क्वेश्चन और देखिएगा ऐसा ही, सर्कल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, और यहां पे जो डॉट लगा है वो यहां पे लगा हुआ है ट्रायंगल से बाहर है। अब ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल एंड स्क्वायर। तो मींस हम ऑप्शन में वही फिगर चूज करेंगे जहां पे डॉट सर्कल और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ट्रायंगल से बाहर होगा। ओके, तो ये जो ट्रायंगल से बाहर वाला ऑप्शन आ रहा है, ये जो ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल और सर्कल, तो मींस हम यहां पे देखिएगा सर्कल एंड स्क्वायर, तो सर्कल एंड स्क्वायर यहां पे आप डॉट लगा सकते हो, मींस ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ये ऑप्शन डी है, इसमें ये ऑप्शन ए था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल, यहां पे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया एंड यहां पे एक स्क्वायर है, डॉट लगा हुआ है, एक डॉट यहां पे है और एक डॉट यहां पे है, मींस ये वाला जो डॉट है ये किस कौन सी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट ओनली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट ट्रायंगल एंड सर्कल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस हमें ऐसा ही ऑप्शन चूज करना है जो ओनली सर्कल को भी रिप्रेजेंट करे और ट्रायंगल और सर्कल को भी रिप्रेजेंट करे। तो जैसे कि ऑप्शन सी हम देख पा रहे हैं, ट्रायंगल सर्कल एंड स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा ओनली सर्कल का पार्ट तो आपको दिख रहा है और ट्रायंगल एंड सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आपको यहां पे दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगल एंड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो साइज मैटर नहीं करेगा यहाँ पे कि जो पार्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत स्मॉल है या जहां पे क्वेश्चन फिगर में जो दिया हुआ था वो पार्ट बड़ा बिग था, नहीं, यहाँ पे मैटर करता है कि जो डॉट लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट कौन सी फिगर को कर रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन सी आपका आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, उनमें आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपकी चाहिए होती है कि जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप वो कितना ध्यान से आप कर पा रहे हो, कितना ध्यान से आप उसको चेक कर पा रहे हो कि जो डॉट लगा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी कि वो कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन 20 में जो फिगर है राइट, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, एक डॉट आपका यहाँ पे लगा है और एक डॉट आपका यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे 3 डॉट है, अब एक डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल एंड स्क्वायर, एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों का कॉमन पार्ट है और एक डॉट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओनली ट्रायंगल एंड सर्कल है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, जैसे ये ऑप्शन डी है जो राइट आंसर आपका, यहाँ पे आप देखिएगा जो तीनों का कॉमन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है, यहाँ पे भी एक डॉट आपका तीनों के कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे भी एक डॉट आपका कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डॉट है रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर एंड सर्कल, तो स्क्वायर एंड सर्कल का तो काफी बड़ा पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर एंड सर्कल, और ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल एंड सर्कल, तो ये आपका ट्रायंगल एंड सर्कल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है
ये फिगर है, यहाँ पे एक डॉट आपका दिया हुआ है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर एंड ट्रायंगल, और ये जो डॉट दिया हुआ है ट्रायंगल एंड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। तो एक जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल एंड स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया ट्रायंगल एंड स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया ट्रायंगल एंड सर्कल, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर का मतलब है कि जो ऑप्शन में फिगर है वो जो क्वेश्चन फिगर वो कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड, यानी कि कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है, या फिर जो ऑप्शन फिगर है वो कौन से ऑप्शन वाली फिगर क्वेश्चन फिगर में छुपी हुई है। मींस आपको दोनों टाइप से पूछ सकता है, या तो आपको एक क्वेश्चन फिगर दी हुई होगी, जो क्वेश्चन फिगर दी हुई है उसको आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है, या फिर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं पूछा जाएगा कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपकी क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है, यानी कि या तो ऑप्शन फिगर क्वेश्चन फिगर में छुपा होगा या क्वेश्चन फिगर आपकी ऑप्शन फिगर में छुपी होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट, अब हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है, यानी कि फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर व्हिच कंटेन्स फिगर x, यानी कि इस वाले फिगर को कौन सा पार्ट कंटेन कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी है, जो फिगर आपकी एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बना हुआ है आपका, और इसको हमने 4 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ये फिगर नजर आ रही होगी, देखो आपको कोशिश करनी है कि एज इट इज वो फिगर बने। कई बार क्या होगा कि एज इट इज ना बन के आपकी ये फिगर रोटेट होके बन रही होगी, लेकिन सबसे पहले आपको उसको चूज करना जहां पे एज इट इज हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन, ये जो फिगर बनी हुई है ये एज इट इज यही फिगर है। अब ये लाइन ज्वाइन हो रही है या नहीं हो रही उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि सिर्फ ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो हमने रेड कलर से की है, ये फिगर सेम एज इट इज ये फिगर है जो क्वेश्चन फिगर है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट में जो दिया गया है ये है, अब ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ये है। देन यहां पे इस फिगर को ऐसे बना रखा है, तो नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ मतलब है ये जो बीच में फिगर बनी हुई है ये हमारी एज इट इज है, जो हमारी क्वेश्चन फिगर है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये आपके एम्बेडेड फिगर्स हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चंस मैं अभी बताने वाला हूं क्यूब की क्वेश्चन है और डाइस की क्वेश्चंस है। तो क्यूब एंड डाइस काफी अच्छे से मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी आप ये क्वेश्चंस लिखिएगा। यहाँ पे एक क्यूब की 4 पोजीशन गिवन है, 1 2 3 4। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 6 3 3 1 4 4 3 6 4 5 6 4 5 6 3 2 1। ओके, अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी डॉट्स आर ऑन द डाइस फेस अपोजिट टू द वन विद 3 डॉट्स। 3 का अपोजिट आपको बताना है, यानी कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो डाइस है, एक ही डाइस की 4 पोजीशन है, तो आपको जो डाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स, वो कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 to 6। आपको 3 का अपोजिट बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पोजीशन में हम देखते हैं तो 3 के एडजेसेंट 4 और 6 है, मींस 4 एंड 6 तो अपोजिट हो नहीं पाएगा 3 का, क्योंकि जो एडजेसेंट पे है वो अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट अगर कोई नंबर होगा तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा आपका। ठीक है, सेकंड पोजीशन में हम देखते हैं तो 4 और 1 एडजेसेंट है, तो 4 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, 1 भी आपका एडजेसेंट है, ये भी कैंसिल हो गया है। लास्ट पोजीशन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 एंड 1 आपका एडजेसेंट है, तो मींस 1 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाला नंबर भी आपका एडजेसेंट है। अब आपके पास एक ही नंबर बचा, 3 का अपोजिट 5, मींस 5 आपका आंसर हो जाएगा इसका, राइट। नेक्स्ट एक नेट की फॉर्म में दे रखा है,
नेट की फॉर्म में दिया हुआ है इसको, डाइस को ओपन करके दिया नेट की फॉर्म में। यहां पे नंबर लिखा है 6 5 2 3 4 1 और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। और आपको बताना है इन 4 में से कौन सा डाइस आपका करेक्ट है। यहां पे जो डाइस यहां पे 6 2 5 4 5 1 5 2 3 6 5 4। अब आपको बताना है कि इन चारों डाइस में से कौन सा डाइस आपका करेक्ट है। तो आपको देखना सबसे पहले यहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि अपोजिट फेस कौन से है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा 2, क्योंकि मैंने बताया होगा कि जहां पे कंटिन्यू 3 या उससे ज्यादा फेस है वहां से हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जिसका भी हम अपोजिट देख रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला स्किप करके नेक्स्ट वाला उसका अपोजिट होगा। मींस 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3 एंड 1 का अपोजिट 4। 6 और 2 अपोजिट है, 5 एंड 3 अपोजिट है, 1 एंड 4 अपोजिट है। मींस यहां पे देखिएगा 6 एंड 2, यहां पे 6 एंड 2 दोनों दिख रहा है, जबकि दोनों क्या है अपोजिट फेस के पेयर है। तो ये वाला आपका कैंसिल। नेक्स्ट में देखा 5 4 1 4 एंड 1, यहां पे मैंने बताया कि 4 एंड 1 आपका अपोजिट है, लेकिन यहां पे 4 एंड 1 आपका क्या आ रहा है एडजेसेंट आ रहा है। मींस सेकंड भी आपका कैंसिल हो गया। थर्ड में हमने देखा 5 एंड 3 आपका एडजेसेंट है यहां पे, लेकिन यहां पे मैंने बताया 5 एंड 3 क्या है आपका अपोजिट है। थर्ड भी आपका कैंसिल हो गया। फोर्थ में हम चेक करेंगे 6 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 हाइड है, क्योंकि इसका अपोजिट होगा वो बॉटम में होगा 2। ठीक है, 5 का अपोजिट 3 इसके पीछे हाइड होगा, 4 का अपोजिट 1 हाइड होगा, राइट। तो ऑप्शन 4 यानी कि फोर्थ डाइस जो है वो आपका करेक्ट है, फोर्थ डाइस आपका राइट होगा। ओके, क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोर्ड पे बन नहीं पाएगी फिगर। यहाँ पे आपको काउंट करने कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे 15 क्यूब्स आएंगे। ओके 15। फिगर मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन है, तो देखिएगा फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 मींस 3 रो एंड 3 कॉलम। यहां पे इन बॉक्सेस में आपको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वाला पार्ट मिसिंग है। अब देखिएगा जो मिसिंग है वहां पे हमें बताना है। फिगर मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है, जो आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो या तो आप रो में करोगे, रो आपकी हॉरिजॉन्टली होती है, ये आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर कॉलम में अप्लाई करोगे। कॉलम आपके वर्टिकल है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब यहां पे देखिएगा हम अगर रो में लॉजिक लगाते हैं, यहां पे जो एरो है, फर्स्ट एरो यहां पे सेम है, फर्स्ट बॉक्स से जब हम सेकंड बॉक्स में जाएंगे, लेकिन सेकंड एरो की पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया है, राइट। यानी कि पहले अपवर्ड था, अब वो डाउनवर्ड हो गया। नेक्स्ट सेकंड से जब हम थर्ड में जाएंगे तो दोनों एरो की पोजीशन आपने चेंज कर दी है, यहां पे अपवर्ड था, डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड हो गया, राइट। तो सेम यहां पे भी अगर अप्लाई हो रहा होगा तो यही लॉजिक अप्लाई होगा आपका। जो फर्स्ट रो में आपने अप्लाई किया, जो फर्स्ट रो में लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक आपका सेकंड रो में भी लगना चाहिए। यहां पे जो एरो है वो सेम है, अपवर्ड है, सेकंड एरो को हमने पोजीशन चेंज कर दी है। पहले राइट यहां पे इस वाली डायरेक्शन में था, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। थर्ड बॉक्स में जब हम जाएंगे तो इस वाले एरो को भी हमने चेंज किया डायरेक्शन को, और इसको भी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, राइट। तो सेम लॉजिक यहां पे लगेगा, फर्स्ट वाला एरो सेम आएगा, मींस अपवर्ड आएगा, सेकंड एरो को हम चेंज कर देंगे, मींस ये भी अपवर्ड हो जाएगा। तो बोथ एरो कहां पे पॉइंट करेंगे, अपवर्ड। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पे भी 3x3 की मैट्रिक्स है, जहां पे 3 कॉलम एंड 3 रो है। प्लस यहां पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई को हमने इसमें मर्ज कर दिया है। यहां पे हमने सर्कल बनाया है, एक रोम्बस है, रोम्बस के साथ हमने क्रॉस को मर्ज किया है, देन यहां पे रोम्बस के साथ सर्कल्स है, देन यहां पे एक फिगर है,
इसके साथ हम क्रॉस को मर्ज कर देंगे। देन यहाँ पे हमें बताना क्या आएगा, देखिए बेटा यहाँ पे भी रो में लॉजिक लगेगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में। फर्स्ट रो में आपने देखा जो फर्स्ट फिगर है थर्ड बॉक्स में इसी फिगर के साथ हमने सर्कल को मर्ज कर दिया है। सेकंड रो में आपने देखा रोम्बस के साथ सर्कल को मर्ज कर दिया है। देन यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर एज इट इज आएगी और 4 सर्कल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का है, अर्थ मून एंड प्लैनेट। अब देखिएगा अर्थ मून एंड प्लैनेट, अर्थ मून एंड प्लैनेट। मैंने आपको बताया है कि ये वर्ड्स जो दिए गए हैं इन वर्ड्स में आपको रिलेशन देखना है। अब जैसे देखिएगा अर्थ मून कोई रिलेशन इनमें नहीं है क्योंकि ये प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, और प्लैनेट किस अर्थ किसके अंदर आएगा, प्लैनेट के अंदर आएगा। यानी कि ये प्लैनेट हो गया आपका, ये अर्थ हो गया और ये आपका मून होगा, राइट। तो एक सर्कल अर्थ वाला, अर्थ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अंदर है, बाहर प्लैनेट है, देन मून अलग है। नेक्स्ट है जज थीफ क्रिमिनल, जज थीफ क्रिमिनल। अब देखिएगा जो थीफ है वो भी क्रिमिनल है, लेकिन सारे क्रिमिनल थीफ नहीं है भाई। कोई मर्डरर है, कोई किसी को वैसे परेशान कर रहा है, राइट। मतलब क्राइम बहुत टाइप के होते हैं। कोई फॉर एग्जांपल रिश्वत ले रहा है तो वो भी एक क्राइम है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई सिर्फ चोरी कर रहा है लेकिन किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, तो मींस क्राइम तो बहुत सारे हैं लेकिन चोरी एक क्राइम है, राइट। मींस क्राइम बहुत सारे हैं लेकिन चोरी एक क्राइम है। तो थीफ वाला जो सर्कल होगा वो क्राइम के अंदर आएगा और जज आपका अलग से आएगा। मींस जो जज होगा ना तो वो क्रिमिनल हो सकता है ना ही वो चोर हो सकता है, क्योंकि जो जज बन रहा है वो उसकी जो इमेज होती है बड़ी क्लीन होती है, राइट। क्लीन इमेज जिसकी है वही जज बन पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा क्लॉक की क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। अब एक दिन में कितनी बार सेम डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन में दोनों नीडल्स होती हैं। बताया हुआ है कि 0 डिग्री का जो एंगल होगा 1 आवर में 1 टाइम बनता है, 12 आवर में 11 टाइम, 24 आवर में 22 टाइम बनता है। तो इसने बोला कि 1 डे में कितनी बार कोइंसाइड होगी, तो कोइंसाइड 1 डे में कितनी बार होगी, 22 टाइम्स। तो आंसर आपका 22 टाइम्स आएगा, 22। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड एट 340। 340 पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, एंगल का फार्मूला आपका होता है 60 * r - 11 * मिनट डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे जो h है यहाँ पे r की वैल्यू पुट होगी, जो m है यहाँ पे मिनट की वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पे करेंगे 60 * 3 - 11 * 40 डिवाइड बाय 2। 60 * 3 180 - 11 * 40 440 डिवाइड बाय 2। अब देखो सिंपल सा हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस लिखना होता है, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लिखना है। तो 440 और 180 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 6 देन 2 260। नेगेटिव नहीं लेना है आपको क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं बनेगा। तो 260 अपॉन 2, 260 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 340 में मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 130 डिग्री का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके और बाकी है। अभी 5 to 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, देन आपका रिवीजन ही कंप्लीट सिलेबस का हो गया है, राइट। जो भी टॉपिक के क्वेश्चन है उसकी जो भी टाइप होती है वो मैं आपको बता ही रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, जो भी फॉर्मूले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। भाई 8 o'clock से 2 o'clock तक आपको बताना है कि जो आर एंड है वो कितना रोटेट हुई है, कितना डिग्री रोटेट हुई है। अब मैंने ये कांसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आर एंड है, आर एंड 12 आवर्स में अपना राउंड कंप्लीट करती है, यानी कि 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, राइट। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 1 आवर में 360 डिवाइड बाय 12 30 डिग्री। ओके, और 1 मिनट में कितना बनाएगी एंगल, 30/60, यानी कि हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसने पूछा कि 8 o'clock to 2 o'clock, तो आपको पता है कि कितने आवर्स हो गए, यहाँ पे टोटल 6 आवर्स हो गए। अब 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री का। तो 6 आवर में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 6 * 30 180 डिग्री। तो आंसर आपका होगा कि 8 o'clock to 2 o'clock तक जो आर एंड है वो 180 डिग्री रोटेट करेगी, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रोटेशंस विल द आर एंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट
कंप्लीट इन 72 आवर्स। ये कह रहा है कि 72 आवर्स में जो अर्थ है आपने कितने राउंड लगाएगी, कितने चक्कर लगाएगी। अब आपको पता है एक राउंड कंप्लीट करने में जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है, 12 आवर्स का टाइम लेती है। भाई जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है उसी पॉइंट पे वापस से आ रही है, मींस उसका एक राउंड कंप्लीट हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया उसका। तो 12 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, मींस 72 आवर्स में कितने रोटेशन होंगे, 72 डिवाइड बाय 12, 6 रोटेशन। तो आंसर आपका होगा 6। If the hands of a clock are 5 minutes apart, then the angle between is, अगर जो मिनट हैंड और आवर हैंड वो 5 मिनट्स अपार्ट है, यानी कि 5 मिनट दूर है एक दूसरे से, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको पता है कि आवर हैंड अगर यहाँ पे और इससे 5 मिनट आगे, इससे 5 मिनट आगे आपकी मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितनी डिग्री रोटेट करती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनट हैंड अपना राउंड कंप्लीट करते हैं 1 आवर में, यानी कि 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, और 1 मिनट में 360 अपॉन 60 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बन रहा है तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 into 6 30 डिग्री। तो आंसर आपका होगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि क्लास काफी लंबी हो रही है आज की, इतनी लंबी क्लासेस में जनरली बनाता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपके हो गए, एटलीस्ट सारे टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएंगे। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। अब इसने बोला है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कोड से करते हैं इसको, कुछ बच्चे बेसिक पैटर्न से इसको करते हैं। आई थिंक बेसिक बेस्ट है। इसने लिखा 1 जनवरी 2010। अब यहाँ पे क्योंकि 1 जनवरी 2010 का पूछा हुआ है, तो 2010 का तो पहला ही दिन है, तो 2009 के हम पार्ट्स करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो ईयर कंप्लीट नहीं है उससे पहले वाला ईयर लेंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब 2009 में आप देखिएगा, इससे पहले जो 400 का मल्टीपल है वो हम एक पार्ट अलग कर लेंगे। तो 2009 से पहले 400 का मल्टीपल 2000 होगा प्लस 9। अब 2000 में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 इयर्स में एक्स्ट्रा डे 5 होते हैं, 200 इयर्स में एक्स्ट्रा डे 3, 300 इयर्स में एक्स्ट्रा डे 1, और 400 इयर्स में एक्स्ट्रा डे 0। और 400 का मल्टीपल जो भी ईयर होगा उन सभी में एक्स्ट्रा डे आपके 0 होंगे, राइट। तो 2000 में एक्स्ट्रा डे 0, देन 9 में आप पहले तो डायरेक्ट 9 लिखोगे, देन 9 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। आपको पता है कि 4 साल में एक लीप ईयर होता है, क्योंकि जो ईयर आपका 4 से डिविजिबल है वो आपका लीप ईयर है। तो मींस 9 इयर्स में 2 लीप ईयर आएंगे। टोटल 11 एक्स्ट्रा डेज हो गए। एक्स्ट्रा डेज होते हैं जो आपके वीक कंप्लीट होने के बाद जो डेज बच गए, राइट। उसके बाद 1 जनवरी, तो 1 जनवरी तो हमें मंथ्स के एक्स्ट्रा डेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 ऐड कर दें, क्योंकि जनवरी की ही डेट गिवन है फर्स्ट। टोटल एक्स्ट्रा डेज हो गए 12। 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 से 7, रिमाइंडर क्या है 5, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा डेज है वो हम 7 से डिवाइड जब करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो ही एक्स्ट्रा डे होता है, राइट। तो ये जो रिमाइंडर आया है ओवरऑल 1 जनवरी 2010 तक, ये जो 5 रिमाइंडर आया ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस दिन कौन सा डे था। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे हम मानते हैं मंडे, यानी कि 1 अगर आता है हमारे पास तो हमारा डे कौन सा होता है, मंडे। 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 0 संडे। अब यहाँ पे देखिएगा हमें मिला है यहाँ पे रिमाइंडर 5, तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्राइडे को। मींस 1 जनवरी 2010 को आपका डे कौन सा आ गया, फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज द सेम एज फॉर द ईयर। अब देखिए कौन से ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसको चेक करने के लिए हम ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 4 से, तो वो कैलेंडर आपका 28 इयर्स में रिपीट होगा। मींस कोई भी लीप ईयर होगा तो उसका कैलेंडर आपका 28 इयर्स में रिपीट होगा, क्योंकि लीप ईयर चेक करने के लिए भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, उसके अलावा अगर रिमाइंडर 1 आए तो 6 ईयर में रिपीट होगा, रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो हमारा कैलेंडर 11 इयर्स में रिपीट होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2005 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, ऊपर से 0 आया 0, ऊपर से 5 आ गया, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया आपका 1। अब 1 आया तो कितने इयर्स के बाद रिपीट होगा, 6 ईयर के बाद, राइट। तो 2005
प्लस 6, 2011 में वो कैलेंडर वापस से रिपीट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 9/12/2001, अब इसने बोला कि 9/12/2001 को संडे है। इफ 9/12/2001 हैपेंड टू बी संडे देन 9/12/2004 वुड हैव बीन एट। तो 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 2004 को कौन सा डे होगा? अब इसको दो पैटर्न से कर सकते हो आप। एक तो है 9 दिसंबर 2001, यहां पे दे दिया संडे। हमें बताना है कि 9 दिसंबर 2004 को कौन सा डे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका डिफरेंस मेजर करो। भाई 9 दिसंबर 2001 को संडे है, तो 9 दिसंबर 2002 को क्या होगा? क्योंकि सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो मींस यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो संडे से नेक्स्ट मंडे आपका आएगा। ओके, फिर 9 दिसंबर 2003 को क्या होगा? ट्यूसडे, क्योंकि यहां पे भी कंप्लीट 1 ईयर का गैप हो गया। ओके, देन 9 दिसंबर 2004 को क्या होगा? अब यहां पे जो डिफरेंस है एग्जैक्ट 1 ईयर का है, लेकिन ये जो 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है 2004 आपका क्या है? लीप ईयर है। ओके, तो यहां पे जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो 2 होंगे, राइट? तो ट्यूसडे से नेक्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पे? थर्सडे। सेकंड जो पैटर्न है कि आप इसका एक्चुअल डे आप निकालिएगा, देन इसका एक्चुअल डे निकालिएगा, और इसके जो एक्चुअल डे में जितना प्लस माइनस करके लिखा है सेम इसके एक्चुअल डे में उतना ही प्लस माइनस करके हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पे किया 9 दिसंबर 2001 का एक्स्ट्रा डे निकाला, तो 2000 में तो आपको पता है एक्स्ट्रा डे 0 होते हैं। अब 9 दिसंबर तक हम कैलकुलेट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन सबको ऐड करेंगे 3, 6, 8, 13, 19, 21, 20, 4, 26, देन 35। 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0, यानी कि ये जो संडे दिया हुआ है इसका एक्चुअल डे है, तो इसका भी एक्चुअल डे हम निकाल देंगे 9 दिसंबर 2004। तो 2003 के पार्ट्स करेंगे, 2000 प्लस 3, 0 प्लस 3, ओके 3 आ गए। अब 9 दिसंबर तक के हम एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करेंगे। यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ गए कितने? 35, लेकिन यहां पे फरवरी में हमारा 0 था, फरवरी में यहां पे 1 आएगा, तो यहां पे 36 हो जाएंगे एक्स्ट्रा डेज। तो 36 प्लस 3 यानी कि 39। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, तो इसका एक्चुअल डे हमारा क्या आ गया? थर्सडे। जो हम गैप को मेजर करके निकाला है तो भी हमारा थर्सडे आया है, और अगर हम ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारा थर्सडे होगा, राइट? दोनों ही मेथड से मैंने बता दिया, जैसा मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर राइट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776। 16 जुलाई 1776। अब सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। 1776 आपका कंप्लीट नहीं है, तो 1775 के हम पार्ट्स करेंगे, राइट? तो 1775 से पहले जो 400 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 1600। अब अगर आपने 1775 से 1600 को अलग कर दिया है तो मींस आपके पास कितने इयर्स बच गए? 175। तो 175 का आप क्या करोगे? 100 को अलग करोगे, देन फिर 75। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें पता है 1600 में एक्स्ट्रा डे 0 है, 100 में एक्स्ट्रा डे 5 है, देन 75 में 75 प्लस इसमें लीप ईयर 18, क्योंकि लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं? 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और यहां पे हम कोसेंट को देखते हैं। कोसेंट क्या आ गया? 18। अब इन सबको ऐड करो 98। ओके, 98 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब हमें 16 जुलाई तक का फाइंड आउट करना है एक्स्ट्रा डेज। जनवरी में 3, फरवरी के लिए हम इसको चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। अब 1776 आपका 4 से डिविजिबल है, मींस 1776 आपका एक लीप ईयर है। ओके, तो फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, देन जुलाई 16। जिस मंथ की जो डेट गिवन है उसी को हम ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 7 9 12 14 एंड 16 30 हो गया। अब 98 प्लस 30
128, जब आप 128 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ओवरऑल 16 जुलाई 1776 तक आपके एक्स्ट्रा डे क्या आ गए 128 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7 7 8 56, रिमाइंडर आपके पास आया 2 का मतलब आपका क्या होगा ये ट्यूसडे होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो ट्यूसडे आएगा। चेक करिएगा 1600 175, आपको क्या करना है, इनके एक्स्ट्रा डेज लिखने हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 500 में 5 होते हैं, यहाँ पे 75 प्लस लीप ईयर 18, इन सबको ऐड किया 798। 16 जुलाई तक आप निकालोगे, जनवरी फरवरी में मान लिखा क्योंकि आपका 76 आपका एक लीप ईयर है, मार्च 3 अप्रैल मई जून जुलाई में 16 है। ओके, इनको ऐड करोगे 18 21 23 26 27 देन 30 को जब आप इसमें ऐड करोगे 98 में, तो टोटल आपके पास एक्स्ट्रा डेज हो गए 128। देन 128 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या है 2, और ये जो रिमाइंडर होता है यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका डे कौन सा है, तो ये डे कौन सा आ गया आपका ट्यूसडे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया सेंचुरी का लास्ट डे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होंगे। ओके, तो इनमें से आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, राइट। किसी भी सेंचुरी का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लास्ट डे नहीं होगा, किसी भी सेंचुरी का वेडनेसडे फ्राइडे और संडे फर्स्ट डे नहीं होगा। ये ध्यान रखना आपको कि लास्ट डे ये नहीं होंगे, फर्स्ट डे ये नहीं होंगे। और कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होगा, जब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए तो 28 इयर्स में रिपीट होगा, रिमाइंडर 1 आए तो 6 ईयर में रिपीट होगा, रिमाइंडर 2 या 3 आए तो 11 इयर्स में रिपीट होगा। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कैलेंडर टॉपिक से आते हैं, वो मैंने वापस से लिख दिए हैं, राइट। तो देखिएगा ये जो 40 क्वेश्चन मैंने कराए, इनफैक्ट अगर आप देखो तो 40 नहीं 50 प्लस क्वेश्चन आपके हो गए हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैंने डिफरेंट टाइप्स के भी दिए हैं, राइट। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनसे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, और लगभग 7-8 टॉपिक से ये क्वेश्चंस आ गए हैं और 7-8 टॉपिक आपके वापस से रिवाइज हो गए हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फैमिली सर्कल में वीडियोस को शेयर जरूर करें। कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है यहाँ पे आराम से फ्री में नॉलेज ले सकता है। देखो जब हम फोन लेते हैं, फोन देखना स्टार्ट करते हैं तो हम फालतू की चीजें ज्यादा देखते हैं, वहां पे हम रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है देखने का। अगर आपको पता है कि आपके सिलेबस में देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप हर कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम देता है, ठीक है, हर किसी ना किसी एग्जाम में कोई बैठता है, और हर एग्जाम में रीजनिंग आती है आपकी, तो रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग की तैयारी अगर आपकी वीडियो देखने से हो रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, राइट। और ये फैक्ट है कि जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है वही ट्रिक्स आप अगर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो वहां पे भी यही ट्रिक्स बताई जाती है। आप अगर घर बैठ के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी यही ट्रिक्स आपकी यूज होंगी, राइट। तो कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कोई स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, या कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी बच्चा ये वीडियो देख सकता है, तो सबके पास ही शेयर करें। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बेटा।